तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा था, थंबनेल में ही देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के एक ऐसे मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपको यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, उससे आपसे संबंधित मिलेगा क्वेश्चन। तो ये अगर आप मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपके इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन में 5 प्रश्न या 8 प्रश्न कम से कम आने ही वाले हैं। तो अगर आपको अपना 8 प्रश्न कंप्लीट करना है तो इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, सीधा दिमाग में आपके बैठा देंगे, सीधा दिमाग में आपके बैठ जाएगा अगर ये मॉडल पेपर आप देख लेते हैं तो। और आपके 8 या 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू कर देते हैं। और आप इस वीडियो का लिंक जो है वो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो की सहायता से मदद मिल सके। तो चलिए हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए पेपर का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले जो आपका होता है वो क्या होता है, 7 बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आते हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उनमें से क्या होता है, 7 फिजिक्स का होता है और 6 केमिस्ट्री का होता है और 7 बायोलॉजी का होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपके 3 प्रश्न आते हैं कौन से, लघु उत्तरीय। तो 3 प्रश्न आपके फिजिक्स के आएंगे, 2 प्रश्न आपके किसके आएंगे, तो केमिस्ट्री के आएंगे, और 3 प्रश्न आपके किससे आएंगे, तो 3 प्रश्न आपके आएंगे बायोलॉजी से। उसके बाद आपका एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तीनों में से, जो कि क्या है 6 नंबर का होता है। ठीक बेटा, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा और उसके बाद आपका जो दीर्घ उत्तरीय है वो 6 नंबर के होंगे। तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, आप सभी लोग जोड़ लीजिए। तो 18 और 20 कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। अब बचा कितना, तो बचा आपका 32 प्रश्न। कितना बचा, 32। तो 32 प्रश्न आपके कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 2 8, यानी 4 नंबर के एक प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक बेटा, तो इस प्रकार का जो पेपर का पैटर्न होगा वो होगा। आपको पेपर में घबराना नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है। 15 मिनट आपको पहले रिलैक्स होकर आपको पेपर को देखना है, पढ़ना है। पेपर आप देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये सीधा आपके बोर्ड पेपर से लिया है मैंने। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में छप चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको एक भी मिस नहीं करना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, देखिए फिजिक्स से है पहला क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हुए कहलाता है। विकल्प आपका 4 विकल्प आपको दिया गया है ऑप्शन में। पहला है आपका गोलीय दर्पण, दूसरा है त्रिज्या, तीसरा है गोलीय लेंस, चौथा है दर्पण। गोलीय दर्पण समतल दर्पण है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया है आपको कि क्या होता है, जो दर्पण होता है वो एक सतह कलई होती है और दूसरा सतह पालिशदार होता है। और लेकिन जो ये क्या कह रहा है, और ये पारदर्शी नहीं होता है, ये तो मैंने बताया है, ये परावर्तन करता है, पारदर्शी नहीं होता है। लेकिन लेंस आपको मैंने पढ़ाया है तो बताया है क्या होता है कि ये पारदर्शी होता है। लेंस का डिफिनीशन मैंने बताया है कि 2 समतल या एक समतल एक गोलीय पृष्ठों से घिरे या 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे या एक समतल एक गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा वो आपका सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। सी नंबर, कौन सा नंबर, सी नंबर आपका जो है वो राइट हो जाएगा। गोलीय लेंस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका फिजिक्स का वो सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, क्या कह रहा है देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है दूसरा क्वेश्चन भी, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताइए जरा कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो जो आपका दर्पण है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्या बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जल्दी से बताइए तो दर्पण ये है, मान लीजिए मैंने बता दिया आपको ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। अब ये जो है ये आपका ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं बना रहा हूँ उत्तल दर्पण भी बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक बेटा, ये हो गया, ये हो गया इसका क्या ध्रुव हो गया, ये P।
इसके समांतर जो आएंगी प्रकाश किरणें वो क्या हो जाएंगी, ऐसे निकलेंगी। और अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो ये यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं, ऐसे तो हो जाती हैं। अब बताइए, वस्तु इतना बड़ा था और इसका प्रतिबिंब छोटा बनाया। अब इसी प्रकार यहाँ पर है, ये देखिए, तो ये क्या है, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ये प्रकाश की किरणें आई, ये टकराकर चली गई। तो यहाँ पर देखिए, ये वस्तु छोटा होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, और ये वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बना रहा है। या और समतल दर्पण का कार्य क्या होता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के बराबर बनाता है, वस्तु के आकार का बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बड़े प्रतिबिंब का आकार छोटा दिखाता है। और जब दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है तो दांत छोटा होता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करेंगे, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यानी आपका जो विकल्प है वो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है। 2f और अनंत के बीच, याद रखिएगा, जब 2f पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब क्या कह रहा है, 2f और अनंत के बीच रख रहे हैं। तो यहां पर देखिए, मैं चित्र बना दे रहा हूं, उत्तल लेंस है, यही तो कह रहा है। अब उत्तल लेंस में क्या है, 2f और अनंत के बीच में, तो ये उत्तल लेंस मैंने ले लिया, ये क्या ले लिया, उत्तल लेंस। इसके बाद आपको क्या करना है, वस्तु को कहाँ रखने को कह रहा है ये, तो वस्तु को आपको रखने को कह रहा है, देखिए वस्तु को आपको रखने को कह रहा है 2f और अनंत के बीच, या आप कह सकते हैं 2f1 और अनंत के बीच रखने को कह रहा है वस्तु को। किसको, वस्तु को। चलिए, ये हो गया आपका क्या, f1 और ये हो गया 2f1। अब वस्तु को हम कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए रख दिए। अब ये जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, तो 2f2 से जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बोलिए, तो यहाँ पर आपका है 2f2। तो एक कहाँ से जाएंगी, तो एक यहाँ से जाएंगी, और ये कहाँ काट देंगी, यहाँ पर काट देंगी, यहाँ पर काट देंगी। अब क्या कह रहा है, देखिए वस्तु इतना बड़ा लिए थे हम और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो आप देखकर चित्र से ही बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प है, देखिए, और उसके बाद बताइए कौन सा विकल्प सही है। पहला कह रहा है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो यहां पर देखिए, वास्तविक तो बन ही रहा है, डॉट डॉट करके तो बन नहीं रहा है। डॉट डॉट कब बनेगा, तो जब ये वस्तु को हम यहां पर रख देंगे। ठीक बेटा, तो यहां पर है नहीं तो ये वास्तविक होगा। आभासी वाला तो कट कर दीजिए, यानी सी और डी का तो काम ही खत्म हो गया। अब बचा क्या, ए और बी। अब वास्तविक रहेगा तो उल्टा ही रहेगा। अब आकार देखना है छोटा या बड़ा, तो ये वस्तु इतना बड़ा था, आकार आपको इतना बड़ा यानी छोटा है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यानी एक क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। यानी वस्तु को अगर हम कहां पर रखते हैं, तो वस्तु को हम अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगर हम इसे 2f2 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। अगर हम इसे थोड़ा और आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा बनने लगेगा। अगर हम इसे पीछे ले जाएंगे तो ये और छोटा होता चला जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे हम बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, कह रहा है मानव नेत्र अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता है, निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, या समंजन क्षमता है। तो समंजन क्षमता की डिफिनेशन मैंने बताया है कि मानव नेत्र यानी नेत्र द्वारा प्रकाश किरणों को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं, या अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो यानी जो फोकस दूरी को समायोजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। अब बताइए, मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया है, ये क्या है, प्रिज्म। क्या है ये, प्रिज्म। यहां से जब श्वेत की प्रकाश किरणें निकलती हैं तो ये क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात लाल सबसे ऊपर होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पर देखिए विवग्योर,
यही तो होता है। तो V जो होता है वो सबसे नीचे होता है और R जो है वो सबसे ऊंचे होता है, ऊपर होता है। तो ये आधार है प्रिज्म का, और कह रहा है आधार से समदूरस्थ या आधार से दूरस्थ यानी सबसे दूर कौन सा स्थित होता है, रेड स्थित होता है यानी लाल स्थित होता है। तो इसमें जो आपका ए विकल्प है, ए विकल्प वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। अब बताइए, नीला रंग मैंने बताया इसमें प्रकाश के प्रकरण में मैंने बताया, आपको बहुत अच्छे से समझाया था। क्या बताया था, लाल रंग और बैगनी रंग, लाल रंग और बैगनी रंग, यही तो बताया था मैंने। तो चलिए यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ अभी भी कि लाल रंग जो है इसका प्रकीर्णन जो है वो कम होता है। क्या होता है, कम। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन, बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन में होता है फैलाव, और बैगनी रंग का ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग क्या होता है, अधिक फैलता है, और जब अधिक फैलता है तो वही हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, और जब वही पहुंचता है तो इसीलिए क्या होता है, आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी कोई पूछे किस वजह से, तो प्रकीर्णन की वजह से, यानी आपका सी विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बराबर, अभी मैंने बताया कि वस्तु का अगर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बन रहा है तो वो कहां पर होगा, तो 2f पर होगा। कहां पर होगा, 2f1 पर होगा, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। ठीक बेटा, तो चलिए हम पहले उसे चित्र से समझाते हैं, आपके सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। क्या है, ये बन गया आपका उत्तल लेंस। ठीक बेटा, अब यहां पर क्या है, मान लीजिए ये मान लीजिए है आपका 2f, क्या है ये 2f है, 2f1, ये क्या है f है, f1 है, ये f2 है, और ये क्या है 2f2 है। ठीक बेटा, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु, एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 10 सेमी है। क्या है, 10 सेमी है। तो यहाँ की भी दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक बेटा, अब ये 2f है, यानी अगर ये 20 होगी, ये क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक बेटा, तो अब क्या कह रहा है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये 10 था तो ये 20 हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोगुना है। तो ये 20 और ये 20, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गई, 40 सेंटीमीटर। कहाँ हो गई, कितना हो गई, 40 सेंटीमीटर। यानी आपका डी विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी 10 सेमी है, कर दिया मैंने। अब उस वस्तु को इस जगह रखते हैं जहाँ पर उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बराबर बनता है। तो यहाँ 2f पर रखेंगे अगर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, तो उसका आकार क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये f है 10, तो ये भी 10 होगा। ये दोगुना, यहाँ से यहाँ की दूरी दोगुना है 20, तो यहाँ भी दूरी दोगुना होगी 20, तो 20 20 40 हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा कुछ बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आ चुका है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आ चुका है, केमिस्ट्री का। देखिए अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, बस आपको अच्छे से इसे तैयार कर लेना है। ठीक बेटा, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे, बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, कोई भी बोर्ड हो। आगे बढ़ते, धावन सोडा के अणु में जल के अणुओं की संख्या। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावन सोडा का जो फार्मूला है आप सभी को मैंने पढ़ाया है, Na2CO3, और फिर क्या होता है डॉट 10H2O, यही तो होता है धावन सोडा का। तो यहाँ जल का देखिए, जल का कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। तो इसमें जो आपका 10 है वो डी विकल्प आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कॉलम ए में दी गई रासायनिक नामों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए सूत्रों से कर सही विकल्प चुनिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है बुझा चूना का। तो बुझा चूना का देखिए, पहले नंबर का बुझा चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं बुझा चूना। तो ये देखिए पहले का ये है, पहले का ये तीसरा मिल रहा है, पहले का तीसरा। दूसरा क्या है, बिना बुझा चूना, यानी क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का CaO होता है तो चौथा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा। फिर चूना पत्थर है तो तीसरे का क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे का चूना पत्थर यानी CaCO3 हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है
CaOCl2 ये होता है। मिला लीजिए इसमें कौन सा सही है। तो ए विकल्प में पहला का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा गलत, यानी जो आपका दूसरा बी विकल्प है, बी विकल्प वो राइट मिल रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विकल्प वाला। कौन सा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको मिला लेना है, उसके बाद आपको अच्छे से जांच कर लेना, आपको घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक काम करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? बताइए कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जल्दी से बताइए। मरकरी होती है, मैग्नीशियम होता है, या कापर होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमरे के द्रव अवस्था में होती है, जल्दी से बताइए। तो मरकरी जो है, मरकरी Hg, ये क्या होती है? कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आपको अच्छे से तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जल्दी से बताइए कि मुख का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर या 5.5 से कम होने पर। तो दूसरे लेसन में मैंने बताया है कि जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है? से कम हो जाता है, कम हो जाता है क्या? पीएच मान, तो क्या होता है? दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी आपका जो बी विकल्प है, बी विकल्प वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा यह सत्य है? पहला, जब HCl को जल में प्रवाहित किया। अब देखिए इसमें केवल 1, केवल 3, कौन सा है देखते हैं। तो यह विलयन में आयनीकृत नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम इसे जल में घोलेंगे HCl को, तो ये किस में टूट जाता है? H+ में, और Cl- में टूट जाता है। तो ये पहला तो गलत हो गया। और पूछा है कौन सा सत्य है? जो सत्य है उसे देखना है। दूसरा, यह विलयन में आयनीकृत होता है। बिल्कुल सही, मैंने जल में घोला तो ये आयनीकृत हो गया। दूसरा नंबर जो है वो सही है। और देख लेते हैं कौन सा सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन एवं हाइड्रॉक्सिल क्या होता है? तो OH- आयन। तो देखिए जब इसे हमने जल में घोला है तो हाइड्रॉक्सिल आयन दिया है? नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। इसे कट कर देते हैं। आगे देखते हैं, यह विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, जो हाइड्रोजन आयन तथा जल के अणु के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये चौथा भी सही है। क्या होता है? जब ये H3 है, अब इसे हमने जल में घोला है, तो जल का फार्मूला होता है H2O, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो H3O+ बना लेगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी दूसरा और चौथा सही है। तो देखिए दूसरा और चौथा किस में दिया हुआ है? तो दूसरा और चौथा सी विकल्प में दिया गया है। यानी जो आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन का सी विकल्प है वो राइट हो जाएगा। 12वें नंबर का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। बोलिए। अब आप सभी लोग इसे तो जानते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया का इसमें आपको उदाहरण दे दिया गया है। अम्ल है और क्षार है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण यहाँ पर देखिए NaOH और NaCl है, तो लवण कौन सा बनेगा? NaOH और HCl है, तो लवण कौन सा बनेगा? जल्दी से बताइए आप। H2O तो निकला ही हुआ है, तो लवण बन जाएगा आपका क्या? जल्दी से बोलिए। नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नमक। क्यों? क्योंकि NaOH और फिर प्लस में HCl मिलाकर क्या बनाते हैं? ये प्लस में टूट जाता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ। तो यहाँ पर बना लेगा NaCl और प्लस में H2O बना लेगा। तो यहाँ रिक्त स्थान के जगह पर क्या आया? NaCl आया। यानी आपका जो सी विकल्प है, सी विकल्प वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके सॉल्व हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। कहाँ? बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में क्या कह रहा है? अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? चलिए देखते हैं। नासाद्वार सबसे पहले है? नहीं। सबसे पहले क्या है? नासाद्वार है। उसके बाद डायरेक्ट कंठ है? बिल्कुल नहीं। नासाद्वार यहाँ पर है, कंठ यहाँ पर है, तो कहाँ डायरेक्ट? नासाद्वार के बाद कुछ और आता है। चलिए उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले नासा मार्ग? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नासाद्वार आएगा, उसके बाद नासा मार्ग आएगा। आगे देखते हैं। कंठ? बिल्कुल गलत, क्योंकि कंठ तो यहाँ पर है, तो डायरेक्ट यहाँ से थोड़ी ना सांस जाती है। सबसे पहले उसके आगे जो रास्ता है उससे जाती है। तो चौथा विकल्प जो आपका है, सबसे पहले नासाद्वार, उसके बाद नासा मार्ग, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद कूपिकाएं। यानी जो आपका डी विकल्प है, कौन सा? डी विकल्प, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है? जल्दी से बताइए। फेफड़ों से जो है वो शुद्ध रक्त कहाँ आता है? तो इसी का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, आपको भूलना ही नहीं है कभी।
इसका जो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपको कभी भूलना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए क्या है, फेफड़ा है। ये क्या है, ये आपका फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है। ठीक बेटा। अब यहाँ पर 4 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 4 खाने। ये क्या होता है, ये होता है आपका बायां अलिंद। बायां अलिंद होता है। क्या होता है, बायां अलिंद। ठीक बेटा। उसके बाद ये बायां निलय होता है। बायां निलय। ये दायां अलिंद, अलिंद, और ये दायां निलय। ठीक बेटा, ये होता है। तो फेफड़ा जो है शुद्ध रक्त ये कहां पर देता है, यहां से शुद्ध रक्त कहां आता है, बायां निलय। बायां निलय किसे देता है, तो शरीर को देता है। किसे देता है, शरीर को। शरीर क्या करता है, इसे दायां निलय में ले जाता है। कहां ले जाता है, दायां अलिंद, अलिंद में। और ये दायां अलिंद क्या करता है, इसे फिर से फेफड़े में भेज देता है। तो याद रखिएगा, कहां, फेफड़े से शुद्ध रक्त कहां आता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कहां आता है बताइए, तो बायां अलिंद में। बायां अलिंद कहां है, तो बी विकल्प है। कौन सा विकल्प, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो यानी फेफड़े से शुद्ध रक्त बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से शरीर, शरीर से फिर दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फिर फेफड़े में पहुंच जाता है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखिए, कह रहा है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। पहला देखिए, पहला तो आपको स्ट्रक्चर तो आपको सही दिख रहा है, लेकिन जो एरो की निशान दिख रही है वो किस तरफ से है, तो पूंछ से सिर की तरफ है, जो कि मैंने बताया ये गलत है। क्यों, क्योंकि सिर से पूंछ की तरफ होती है। तो पहला स्ट्रक्चर तो सही बना है, लेकिन एरो का निशान जो है वो गलत है। दूसरा देखिए, दुमिका दुमिका को जोड़ दिया गया, यानी सिर सिर को जोड़ दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। चौथा देखिए, यहाँ पर जो पूंछ पूंछ है उसे हम जोड़ दिया, यानी सिनेप्स सिनेप्स को जोड़ दिया गया है, यानी ये भी बिल्कुल गलत है। यानी आपका सही कौन सा है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्रम भी सही है और एरो की तीर का निशान भी सही है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कापर टी है। कापर टी बताइए, रोग निरोधक है, दंत उपकरण है, गर्भ निरोधक है, डिंबवर्धक है। बताइए कापर टी का उपयोग कहाँ करते हैं, बताइए जल्दी से। तो आपको मैंने बताया परिवार नियोजक, परिवार नियोजक में हम क्या करते हैं, कापर टी का उपयोग कर लेते हैं, यानी गर्भ निरोधक है। कापर टी का क्या है, गर्भ निरोधक है, यानी सी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प आप इसका भी सही कर लीजिए, कि इसका टिक लगा लीजिए, कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प। कौन से नंबर का, 17 नंबर का जो है आपका सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं चित्र में ए बी व सी किस क्रम में है, बताइए। ए क्या है, बीजपत्र है, प्रांकुर है, मूलांकर है, बताइए जल्दी से। बी क्या है, सी क्या है, जल्दी से बताइए। तो बताइए मूल मिस क्या होता है, जड़। मूल मिस जड़, जड़ कहाँ होता है, नीचे। तो सी विकल्प कहाँ है, नीचे। तो सी यानी जो मूलांकुर है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। प्रांकुर क्या है, प्रांकुर यानी तना जो होता है वो ऊपर होता है, तो प्रांकुर सबसे आगे, यानी सबसे आगे हो जाएगा आपका प्रांकुर। क्या हो जाएगा, प्रांकुर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बीजपत्र, बीज में हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, बीजपत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजपत्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मूलांकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलांकर हो जाएगा। ठीक बेटा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं हम किस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संगति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला विकल्प अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। बिल्कुल सही मैंने बताया, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक तो भाग लेते हैं, तो ये तो आपका राइट हो ही जाएगा। ठीक बेटा। तो इसे हम क्या करते हैं, पहला विकल्प जो है आपका वो सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। पहला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला नंबर तो है वो राइट हो ही जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, दूसरा भी आपका राइट हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। गलत, तीसरा गलत है, तीसरा क्या है, गलत है। चौथा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है। ठीक बेटा। तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा।
देखिए पहला और दूसरा किस विकल्प में है, तो ए विकल्प में दिया हुआ है पहला दूसरा, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विकल्प है पीयूष ग्रंथि, अधवृक ग्रंथि, पोस्ट्रेट ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, दो ऑप्शन आपके कट कर दे रहा हूं, उसको नहीं बताना है आपको, 50% में से आपको बताना है, 50% में क्लियर कर दे रहा हूं। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाई जाती है, और दिमाग लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है। ठीक बेटा, तो दिमाग यानी पीयूष ग्रंथि जो है वो तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि केवल नर में पूछा गया है। और उसके बाद अधवृक ग्रंथि क्या होता है, अधवृक ग्रंथि जो होता है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है, और अधवृक ग्रंथि किडनी जो है वो नर में भी होता है और मादा में भी होता है। ठीक बेटा, तो अधवृक ग्रंथि भी नहीं पाई जाती। आपके बीच में दो चीजें बची, जो प्रोस्टेट ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो इसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सी ग्रंथि जो है वो केवल नर में पाई जाती है। अगर आपका कमेंट सही आता है तो आपको मिलेगा गिफ्ट, और गिफ्ट में क्या मिलेगा, जो अगला सेशन होगा वो मैथ का या इंग्लिश का किसी एक लेसन, किसी एक सब्जेक्ट का और आपका होगा मॉडल पेपर लेकर आएंगे और विधिवत तैयारी कराएंगे आप सभी लोगों को। आज से जो आपके मॉडल पेपर होंगे, ताकि आप क्या करें, जब पेपर में बैठे तो आपको डर ना लगे। क्यों, क्योंकि आप सोचें कि इस तरह का क्वेश्चन तो सर ने पहले ही करा दिया है। तो इसलिए आज से आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर की तैयारी जोरों से कराई जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मॉडल पेपर अगर हम तैयारी कराते हैं तो आप सभी लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे तुरंत देखकर आप तैयारी करें, विधिवत तैयारी करें और पेपर दें और अच्छा से अच्छा मार्क लेकर आएँ। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना मैं यहाँ पढ़ाता हूँ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 90+ कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।